तो आज हम जैविक खेती, लाभ की खेती के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट आपने देखा होगा, इस प्रकार होता है। सबसे बेस्ट खाद कही जाती है वर्मी कंपोस्ट खाद, क्योंकि ये केंचुओं के उत्सर्जी पदार्थ से बनाई जाती है। पिछले पीडीएफ में अपन ने पिछले दिन पढ़ा था। आगे इसी अध्याय को बढ़ाते हैं। प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट का संगठन लिखिए। तो इस वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या होता है? तो इसमें कार्बन होता है 9.5 से 17.68%। 9.5 से 17.68%। नाइट्रोजन होता है 1.0 से 1.5%। फास्फोरस होता है 0.5 से 1.0%। पोटेशियम होता है 1.2 से 2.0%। सोडियम होता है 0.15 से 0.50%। कॉपर होता है 2.0 से 9.5 ppm। लोहा आयरन होता है 0.5 से 9.30 ppm। जिंक होता है इसमें 5.7 से 11.5 ppm। तो सल्फर होता है इसमें 1.28 से 548 ppm, 5.48 ppm। तो इस प्रकार से हमने वर्मी कंपोस्ट का संगठन पढ़ा। इसको लिखने के लिए हम इसका स्क्रीनशॉट इस प्रकार लेकर के हम इसे देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि लिखिए। तो वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने की विधि में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुए का चयन। वर्मी कंपोस्ट के लिए केंचुए की कुछ प्रजातियां हैं जिससे वर्मी कंपोस्ट आसानी से बनाया जा सकता है तथा ऐसे केंचुओं की देखभाल आसानी से की जा सकती है। पहला है आइसिनिया फेटिडा। आइसिनिया फेटिडा किस्म का केंचुआ। फिर दूसरा है यूडिलस यूजिना। यूडिलस यूजिना नाम का केंचुआ। तीसरा है पेरियोनिक्स एक्सावेट्स। पेरियोनिक्स एक्सावेट्स नाम का कछुआ। ऐसे 3 केंचुए बहुत जल्दी यह वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, क्योंकि इनकी कार्बनिक पदार्थ को खाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। विपरीत परिस्थितियों में भी यह जीवित रहते हैं। मुख्य रूप से हमारे देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आइसोनिया फेटिडा का उपयोग किया जाता है। भारत में कौन से केंचुए का प्रयोग किया जाता है? आइसोनिया फेटिडा का। इसकी लंबाई कम होती है तथा यह बहुत सक्रिय होता है। यूड्रिलस यूजेनी की लंबाई 6 से 9 इंच होती है और यह थोड़ा सुस्त होता है। तो जो कम लंबाई का होता है, आइसोनिया फेटिडा का उपयोग हम ज़्यादा करते हैं। अगला, केंचुआ खाद तैयार करने की विधि। तो केंचुआ खाद तैयार करने की विधि में केंचुआ खाद तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जगह का चयन करना चाहिए। कौन सी जगह हो ना? नमी वाली जगह ऐसी हो जहाँ पानी की उपलब्धता, पानी अधिक मात्रा में चाहिए इसे, पानी की उपलब्धता हमेशा बनी रहे।
समीप हो ताकि देखरेख आसानी से की जा सके। तो विधि इस प्रकार है। नंबर 1, बड़ा पेड़ जिसकी छाया शेड के ऊपर आ सके, पेड़ के नीचे। दूसरा, केचुआ को आधा उपचारित सेंद्रीय पदार्थ खाने के को दिया जाना चाहिए। सांद्रित पदार्थ केचुओं को आधा अवघटित सेंद्रीय पदार्थ खाने को दिया जाना चाहिए। भूमि की सतह पर नर्सरी बड़ी नर्सरी तैयार करना चाहिए। क्यारियाँ बेड लकड़ी से पीट कर पक्का व समतल बना ले। अगला नंबर 4, इस सतह पर 2 से 3 इंच मोटी बालू रेत या बजरी की परत बिछाए। 5वां, इसके ऊपर 6 इंच मोटी मिट्टी की परत बिछावे या इसके ऊपर ताज़ा गोबर या गोबर गैस स्लरी 2 इंच मोटी कर दे। अगला, इसके ऊपर घास, कचरा, केली की पत्ती इत्यादि कार्बनिक पदार्थ जो पहले से थोड़ा नरम व ठंडा हो 3 से 4 इंच मोटी परत बिछावे। इसके ऊपर 3 से 4 इंच मोटी गोबर की खाद डाली जानी चाहिए। अगला, 100 वर्ग फुट नर्सरी बेड के लिए 4 से 5 हज़ार केचुओं को पक्की। आगे चलते इस प्रकार से जैविक खाद वन विभाग द्वारा तैयार की जाती है। या सड़ी गली पत्तियाँ भर करके मिट्टी के साथ गोबर भर दिया जाता है और इसे बना लिया जाता है। इस प्रकार नीलहरित कल्चर हमें शैवाल के द्वारा प्राप्त होती है। अगला, हरी खाद के लिए प्रयोग की जाने वाली फसलों के नाम लिखिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न, हरी खाद के लिए प्रयोग की जाने वाली फसलों के नाम। हरी खाद का ऐसे प्राप्त करते हैं। तो हरी खाद के लिए प्रयोग की जाने वाली फसलें हैं। नंबर 1 सनई, नंबर 2 ढेंचा, नंबर 3 ग्वार, नंबर 4 लोबिया, नंबर 5 मूंग, नंबर 6 उड़द, नंबर 7 मेथी और नंबर 8 बरसीम इत्यादि। यहाँ कुछ ही फसलें बताई गई है, शेष फसलें हम ले सकते हैं। तो कौन कौन सी फसलें हैं? सनई है, ढेंचा है, ग्वार है, लोबिया है, मूंग है, उड़द है, मेथी है, बरसीम है। कौन सी फसलें होना चाहिए जिसमें अधिक पत्तियां आती हो, खूब अधिक पत्तियां लगती हो, ऐसी फसलें उपयोग में लेना चाहिए। तो अगले प्रश्न का शेष चलते हैं। गोबर खाद की सतह पर फैला दिया जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि है इसमें। चलो, तो छोटा सा प्रश्न था ऊपर, हरी खाद के लिए प्रयोग की जाने वाली फसलें, इसको अलग से लिख लेंगे। इसको यहाँ से हम वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि के साथ यहाँ से जोड़ देंगे। इतना प्रश्न अलग ही हरी खाद के रूप में उसे अलग से लिखेंगे। तो चलते वर्मी कंपोस्ट की अगली पायदान, इसके ऊपर पत्तियाँ इत्यादि कार्बनिक पदार्थ फैला दिया जाता है। अब इसे मोटी टाट पट्टी से ढक दिया जावे। अगला,
झारे इत्यादि की मदद से टाटपट्टी पर आवश्यकता अनुसार पानी की मात्रा छिड़ककर उसमें नमी बनाए रखना अति आवश्यक है। ये समझा हमने वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है क्रमानुसार। अब अगला प्रश्न, खाद को केंचुओं से अलग करने की विधि के बारे में बताइए। खाद को केंचुओं से अलग करने की कौन सी विधि है? तो खाद को केंचुओं से अलग करने की विधि, खाद को बाहर निकालकर पॉलीथीन शीट पर धूप के समय लंबी लाइनों में ढेरी बनावे, जिससे कुछ समय में केंचुए नीचे चले जाते हैं। क्या करेंगे हम? खाद को बाहर निकालकर पॉलीथीन शीट पर धूप के समय लंबी लाइनों में ढेरी बनावे, जिससे कुछ समय में केंचुए नीचे चले जाएंगे। ऊपर की खाद हाथ से समेटकर अलग कर ले। यह प्रक्रिया 2-3 बार अपनाने से सभी केंचुए चले जाते हैं। अंत में बचे हुए केंचुए सहित खाद को मोटे छन्ने से छानकर खाद एवं केंचुआ अलग कर ले। इन केंचुओं का उपयोग तैयार केंचुआ पालन इकाई केंचुआ खाद बनाने के लिए उपयोग करें। एक बार में केंचुओं की संख्या लगभग 4 से 5 नर्सरी बाड़े में डालने हेतु पर्याप्त हो जाती है। केंचुआ खाद बनाने के लिए उपयोग करें। एक बार में केंचुओं की संख्या लगभग 4 से 5 नर्सरी बेड़े में डालने हेतु पर्याप्त होती है। बाड़े में डालने हेतु पर्याप्त होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरी खाद क्या है, इसका महत्व समझाइए। ऊपर अपन ने पढ़ा था यह प्रश्न, हरी खाद के लिए प्रयोग की जाने वाली फसलों के नाम, है ना। तो अब हरी खाद के चैप्टर पर चलते। सनई, ढेंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द, मेथी, बरसीम इत्यादि से जो खाद बनाई जाती है हरी खाद कहते हैं। तो चलते हैं, हरी खाद क्या है और इसका महत्व समझाइए। हरी खाद मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी अथवा अदलहनी फसलों को उगाकर, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी अथवा अदलहनी फसलों को उगाकर उन्हें हरी अवस्था में ही मृदा में जोत कर फसलों में हल जोत दिया जाता है और उसे मृदा में गुड़ दिया जाता है रोटावेटर की तरह। मृदा में जोतकर सड़ा देने को हरी खाद कहते हैं। मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी अथवा अदलहनी फसलों को उगाकर उन्हें हरी खाद के रूप में मृदा में जोतकर सड़ा देने को हरी खाद कहते हैं। इसका क्या महत्व है? नंबर 1, जीवांश पदार्थ की प्राप्ति। हरी खाद के प्रयोग से मृदा में जीवांश पदार्थ की वृद्धि होती है, जो कि फसलों के लिए लाभदायक होती है। अगला, पोषक तत्वों की उपलब्धता। हरी खाद के सड़ाव से कार्बनिक एवं अकार्बनिक अम्ल मृदा को प्राप्त होते हैं, जिनके प्रभाव से अनेक पोषक तत्वों की घुलनशीलता बढ़ जाती है और फसल को आसानी से पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। अगला, तीसरा, मृदा का संरक्षण। मृदा को कैसे बचाएं? तो हरी खाद वाली फसलें मृदा को ढकने का कार्य करती है, इसलिए पानी तथा वायु से मिट्टी का कटाव कम होता है। किसी खेत को परती रखना है तो हम उपरोक्त हरी खाद वाली फसल बो देते हैं। इससे क्या होता है
कि वायु से भी और पानी से भी मृदा कटाव नहीं होता है, उसको रोक देते हैं। और जब पत्तियों पर आए, हमें आवश्यकता पड़ी उस ज़मीन की, उस समय उस फसल को मोड़ दिया जाएगा, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। नंबर 4, पोषक तत्वों का संरक्षण। मृदा का संरक्षण के बाद पोषक तत्वों का संरक्षण भी करती है। हरी खाद वाली फसल मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों को निछालन द्वारा मृदा में नष्ट होने से बचाती है। अगला, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण। हरी खाद वाली फसल के शीघ्रता से बढ़ने के कारण खरपतवार पनपते नहीं हैं। शीघ्रता से बढ़ती है यह फसल, इसके कारण इस खेत में खरपतवार उगते ही नहीं है। इस प्रकार हमने पिछले अध्याय में भी जैविक खाद देखी, किस प्रकार से जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, बनाई जाती है। किसान किस प्रकार से ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, देखा है हमने। अगला प्रश्न, हरी खाद प्रयोग की सीमाएं। हरी खाद देने से एक फसल का नुकसान होता है। हरी खाद देने से एक फसल का नुकसान होगा। कृषक हरी खाद वाली फसल लेने के बजाय उस मौसम की फसल लेने अधिक अच्छा मानता है, इसलिए हरी खाद की फसल वह नहीं बोता है। दूसरा, उचित हरी खाद के बीज के अभाव के कारण उनके स्थान पर अन्य मौसमी फसल उगा लेता है। तीसरा, शुष्क खेती तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसल के बढ़ने सड़ने के लिए पर्याप्त नमी के अभाव से हरी खाद प्रयोग नहीं हो पाती है। अगला, शुष्क खेती तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। शुष्क खेती यानी ज़्यादा पानी वाली खेती नहीं रहे और कम वर्षा जहाँ पर हो, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसल के बढ़ने सड़ने के लिए पर्याप्त नमी के अभाव से हरी खाद प्रयोग नहीं हो पाती है। चौथा, हरी खाद की फसलों को दबाने वाले कृषि यंत्रों के अभाव में भी हरी खाद नहीं उगा पाते। पांचवा, हमारे देश में प्रति व्यक्ति जोत कम है, अतः किसान केवल सब्जी एवं अनाज की फसलें ही उगाते हैं। किसानों को हरी खाद का महत्व पता नहीं है, अतः हरी खाद के लाभ, प्रचार एवं उपयोग के तरीकों का अभाव है। अगला, जलवायु संबंधी विषमताओं के कारण भी हरी खाद फसलों को उगाने में बाधा है। अगला प्रश्न, लास्ट इस इकाई का, हरी खाद की विशेषताएं लिखिए कि हरी खाद क्यों अनिवार्य है। उत्तर, नंबर 1, फसल शीघ्र उगने वाली, शीघ्र बढ़ने वाली एवं अधिक पत्तेदार हो। हरी खाद लेने के लिए फसल शीघ्र उगने वाली और शीघ्र बढ़ने वाली और अधिक पत्तेदार होनी चाहिए, क्योंकि अधिक पत्ते होने से हरित लवण की मात्रा ज़्यादा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरा शक्ति प्रदान करेगी। दूसरा, भूमि में फसल की जड़ें अधिक गहराई तक जाती हो, ताकि वह जड़ें सड़ेगी तो नीचे तक जीवांश पदार्थ जाएंगे, इसलिए सन 4-5 हाथ लंबा होता है, उसे 2-3 हाथ ऊंचा यानी 3-4 फीट की ऊंचाई हो जाने पर उसकी जड़ों की गहराई भी 2-3 फीट हो जाएगी। इसी प्रकार हरी खाद वाली फसल की जड़ अधिक गहरी होने से जीवांश पदार्थ गहराई तक पहुंच जाएंगे। फसल के लिए कम पोषक तत्वों की आवश्यकता हो, ऐसी फसल हो कि उन्हें खाद की आवश्यकता ही नहीं पड़े या वो मृदा से कम पोषक तत्व प्राप्त कर पाए। फसल का बीज सस्ता एवं आसानी से मिलने वाला होना चाहिए। फसल लेग्यूमिनस यानी लेग्यूमिनेसी कुल
यानी 2 दाल वाली हो, ताकि नाइट्रोजन को वायुमंडल से भूमि में संस्थापित कर सके। जितनी भी दाल वाली फसलें होती है वो नाइट्रोजन को वायुमंडल से भूमि में संस्थापित करती है। जैसे चना, तो चने की जड़ों की गांठों में राइजोबियम की गांठें होती है और वह नाइट्रोजन संस्थापित करता है। लास्ट, फसल विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगने की क्षमता रखती हो। कितनी हल्की से हल्की भूमि रहे या भारी से भारी मृदा रहे, विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगने वाली क्षमता रखती हो, ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए। तो आज का प्रश्न यहीं से लेते हैं हम। हरी खाद की विशेषताएं याद कीजिए। हरी खाद की कौन कौन सी विशेषता है आपको याद करके कॉपी में लिखना है।